धान डालेंगे पानी में तो कुछ धान ऊपर उतरा जाता है। उसे और उतराने के लिए एक व्यवस्था और है अपने पास। उसमें आप जो है कि हम लोग नमक खाते हैं ना, आपका 50 लीटर का अगर टफ है तो उसमें आप 50 ग्राम नमक, जो हम लोग नमक खाते हैं ना, टाटा का जो भी नमक खाते हैं, उस नमक को उसमें डाल दो पानी में। तो जो छोटा छोटा धान होगा ना तो अपने आप ऊपर निकल के आएगा। अभी उसको छेड़ो नहीं, पड़ा रहने दो। जिस धान में थोड़ी भी जान होगी वो नीचे बैठ जाएगा, कुछ समय के बाद वजन होगा बैठ जाएगा। जो छोटा रह जाएगा उसको उतार के आप पहले ही बाहर कर दो, उसको निकाल के आप बाहर कर दें। उसके बाद उस धान को हम लोग जो है बाहर निकालेंगे पानी से, और पानी से बाहर निकालने के बाद ये हमारा जो संजीवनी प्रोडक्ट है 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसमें ऐड कर देंगे। ऐड क्या करना है, उसको डाल के मुआ लगाना है, धान तो भींगा हुआ है, और उसे हम इकट्ठा एक बोरा बिछाए के ढक देंगे। और वो ढकने की प्रक्रिया हमारी जो रहेगी वो 24 घंटे की रहेगी। अच्छा धान होगा तो 24 घंटे में सफेद सफेद सी मुट्ठी तोड़ जाएगा। जो मुट्ठी तोड़ जाए वही हम खेत में नर्सरी अपनी जो हम बनाई है, और बुआई से पहले कम से कम 2 बार उस जगह का पलेवा करते हैं, जिसका टेम्परेचर डाउन हो जाए जमीन का। और पलेवा करने के बाद जो हम लोग जुताई करते हैं, जुताई के समय हमें जो देना है जमीन में, पहला हो गया बीज उपचार, दूसरा हो गया मृदा उपचार। अब बात आती है भूमि शोधन, यानी कि भूमि शोधन की हमें जरूरत क्यों पड़ गई। हमारी जमीन में जो है ना हानिकारक फफूंद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जैसे हमने नर्सरी डाली संजीवनी और फसल रक्षक, ये संजीवनी और फसल रक्षक, जैसे आप 20 किलो धान का बीज डाल रहे, 20 किलो धान का बीज अगर बोने जा रहे हैं तो 1 किलो संजीवनी 1 किलो फसल रक्षक उस एरिया में, जिस एरिया में 20 किलो धान बोने जा रहे हैं उस एरिया में आप जो है इसको पहले ही डाल दो, और उसके बाद जो है उसमें पानी भर दो। और पानी भरने के बाद हम लोग बुआई करते ही हैं। और नर्सरी हमारी बढ़ नहीं रही, नर्सरी छुआ नहीं दे रही, जबकि हम उसमें पहले डीएपी डाल चुके हैं। अब डीएपी डाला तो है, लेकिन डीएपी हमारा जो जमीन में चाहिए कि धान में 3-3 बार क्लोरो डाली, एक सुड़ी बन जाती है लाल कलर की या सफेद कलर की, उसको मारने के लिए 3 बार क्लोरो डाला। अब 3 बार क्लोरो डालने के बाद रिजल्ट ये मिला, वो सुंडी तो खत्म हो गई, हम लोग सुंडी तक रह गए, लेकिन उसके साथ हमारा जो मित्र जीव है जैसे केंचुआ है और भी जीव हैं, वो हमारे सारे नियत नाबूद हो गए। यानी कि जो हमारे फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जमीन के अंदर, या नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम या एसोफिलियम में ये बैक्टीरिया जो होते हैं, या पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, ये हमारे बैक्टीरिया जमीन से धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलेंगे। तो हमने चाहे लाल पोटास डालें, चाहे सफ़ेद डालें, चाहे आप डीएपी डालो, चाहे एनपीके डालो, जमीन को मिल कुछ नहीं रहा है। क्योंकि पहले हम 10 किलो डालते थे रिजल्ट मिलता था, आज हम लोग जो है 1 कट्टा डाल रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये बात सही है कि नहीं? तो हम लोगों का जो लागत का सिस्टम है वो बढ़ता क्यों जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। कुछ एक्टिव फार्मर हैं जो जमीन में गोबर की खाद डाल देते हैं तो उनको रिजल्ट मिल जाता है। वो रिजल्ट क्यों मिल जाता है? क्योंकि गोबर की खाद में आपका जीवाश्म कार्बन, उसके अंदर जीव अंश हैं, मित्र जीव हैं, जमीन के अंदर पहुंचेंगे, वो अपना मूवमेंट करेंगे। नर्सरी में आपको डीएपी डालने की जरूरत ही नहीं है। इस फोस्टर को आप जो है, आपका 10 किलो धान है, 10 किलो धान के लिए आपका 1 किलो फोस्टर पर्याप्त है। 10 किलो बीज अगर डाल रहे हैं तो 1 किलो पीएचपी फोस्टर इसको डाल देंगे। ये क्या करेगा कि हमारे जमीन में पहले से जो डीएपी पड़ा हुआ है 18%, 46% आपका फॉस्फोरस, और इसमें जो नीचे लाइन जो हमने बताई थी N 18%, P2O5 टोटल, ये टोटल जो दिखा रहे हैं 46%। इसका जो है CS भाग आपने देख लो, ये 46% पूरा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये PTO5WS इसमें बढ़ा दिया है थोड़ा सा। अन्य कट्टों में क्या है, जो सरकारी कट्टा हम जो लेके आएंगे इफ्को का या क्रमको का, उसमें यहाँ 39.5% होगा 41 की जगह, देखा होगा शायद आपने। तो इसमें 41% है, चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ा और कम हो, 10 किलो 500 ग्राम तो फिक्स हो ही रहा है। अब इसको सोबलाइज करने के लिए हमें केवल इसकी आवश्यकता है,
अब आपका सवाल एक और होगा कि साहब डीएपी कतई न डालें, हमारी जमीन बहुत फिक्स है। भाई डीएपी हम लोग सालों से डालते चले आ रहे हैं, हमारी जमीन बहुत फिक्स है। लेकिन एक बात मैं और बताऊं, ये जब ज़्यादा समय हो जाता है तो ये लेयर बना लेती है जमीन के अंदर। आपने देखा होगा पिछली सालों की अपेक्षा आज के समय में हमारी जमीन दिन पर दिन कड़ी होती चली जा रही है। मिट्टी में मुलायमी खत्म हो गई है। जो हमारी मिट्टी में मुलायमीपन था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। खत्म होने की वजह ये है, एक पुराने समय में हम लोग पढ़ा करते थे रंध्राकाश, जो हमारे कण हैं मिट्टी के, इनमें जब तक अंतर नहीं होगा, जगह नहीं होगी, यानी कि वायु का संचार सुचारू रूप से नहीं होगा जमीन के अंदर, तो वो मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ के बजाय बंजर होने की चांस पे चली जाती। जैसे आजकल अगोतरा की जमीन ज़्यादातर ले रहे हैं किसान, और अगोतरा की जमीन में होता क्या है, आज इन पे है, कल इन पे, परसों इन पे। हर आदमी केवल इस चांस में लगा हुआ है इससे हम कित तो निकाल लें, जो कोई कर आए वो देखे आए के, ठीक है, डर है ना हो ही जाए पे। लमखई उल्लाए भी का दिक्कत है, कौन तो अगली साल ले रहे दूसरों लिए जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जमीन का जो है पीएच संतुलन बिगड़ गया। सीधी सी बात है। आज जो हम लोग जिंक जैसे लगाते थे, भैया अप्रूव भैया 1 मिनट लेंगे आपका, जैसे आप 10 साल पहले जिंक का थैला लगाते थे तो जिंक का थैला कितना रिजल्ट देता था, कितना फास्ट भी। अब 5 बीघा में लगा तो अब 3 बीघा में लगा। हाँ, 5 बीघा में लगता था और वो रिजल्ट आता था जो हम लोग 4 लोग देख लेते थे कि हाँ इसमें कुछ पड़ गया है। आज 3 बीघों में डालने के बाद ये पता नहीं लगा था जिंक कौन सी साइड में डली है, क्योंकि नहीं जिंक तो आ रही है, जिंक वही आ रही है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। मेन बात अब हमारी जमीन का पीएच बढ़ गया, तो पीएच बढ़ने के बाद ये जिंक लेगा ही नहीं पौधा। अगर 7 और 8 के बीच में है, यानी कि 7.5 है, 7 है, 8 है, तब तक तो वो जो है ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कितने किसान भाई को पता है कि ये जिंक हम लाए वो नकली है कि ओरिजिनल है? कितने लोग टेस्ट कर लेते हैं? नहीं आती क्यों नहीं दादा, एक छोटा सा टेस्ट होता है। नहीं सिली नहीं, उसके लिए करना होगा, हम लोग पैसा देते हैं और उसमें डीएपी का भी टेस्ट हो जाएगा और आपका जिंक का भी टेस्ट हो जाएगा। जैसे आपने डीएपी ली और डीएपी को आपने जो है जिंक में मिलाया, अगर वो घोल फट गया, समझ लो हमारी जिंक भी बढ़िया है और हमारी डीएपी